नमस्कार विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से दूसरी इकाई का पाठ है 8। इस पाठ का नाम है बच्चों उड़ान। बच्चों ये एक कविता है और इस कविता के कवि हैं चंद्रसेन विराट जी। और चंद्रसेन विराट जी का परिचय इस तरह से है बच्चों कि कवि चंद्रसेन विराट जी हिंदी साहित्य के आधुनिक रचनाकारों में से एक हैं। और इनका जन्म बच्चों 3 दिसंबर 1936 को इंदौर मध्य प्रदेश में माना जाता है। और ये हिंदी साहित्य जगत में गज़लकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपनी गज़लों में आम आदमी के जीवन को अभिव्यक्त करने का सफल प्रयास किया है बच्चों। इन्होंने गज़ल के साथ साथ गीतों का भी लेखन किया है। चलिए देखते हैं इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ वो इस तरह से हैं। बच्चों उनकी कृतियाँ इस तरह से हैं कि गीत संग्रह मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत आदि गज़ल संग्रह है। और आस्था के अमलतास, कचनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय आदि मुक्तक संग्रह, कुछ पलाश, कुछ पाटल, कुछ सपने, कुछ सच आदि हैं। और चलिए देखते हैं इनकी इस कविता की प्रस्तावना वो इस तरह से है। उड़ान। उड़ान इस गज़ल में बच्चों गज़लकार चंद्रसेन विराट जी ने मानवीय मूल्यों के दर्शन करवाए हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि व्यक्ति के पास स्वाभिमान, विनम्रता, दूरदृष्टि व बुलंद हौसले होने चाहिए। और बच्चों इन गुणों से ही जीवन में व्यक्ति ऊंचा उठता है। तो चलिए देखते हैं इस गज़ल को। कविता इस तरह से है उड़ान। अंधेरे के इलाके में, अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन, सुमन मांगा नहीं करते। बच्चों इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि कवि यहाँ पर इस तरह से कहना चाहते हैं इन प्रस्तुत गज़ल में कि इंसान के पास स्वाभिमान का होना बेहद ज़रूरी होता है। देखिए उसे अंधेरे के इलाके में किरण नहीं मांगनी चाहिए, यानी तकलीफ या मुसीबत के समय जब संकट की स्थिति निर्माण हो जाती है तब इंसान को स्वयं ही उसके साथ संघर्ष करना चाहिए, किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। यहाँ पर इसलिए उन्होंने ये उदाहरण देके कहा है कि जहाँ पर कंटकों का यानी कांटों का वन होता है वहाँ पर कांटों के अलावा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर सुमन नहीं हो सकते, सुमन का तात्पर्य फूल, वहाँ फूल नहीं हो सकते। अर्थात संकट की परिस्थितियों में सर्वत्र कांटे ही कांटे होते हैं। वहाँ पर दुख, दर्द व पीड़ा ही होती है। वहाँ पर हम सुख की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो इन पंक्तियों में कवि इस तरह से कहने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अगली पंक्तियाँ वो इस तरह से हैं। जिसे अधिकार आदर का, जिसे अधिकार आदर का, झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयं में मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। बच्चों इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि प्रस्तुत गजल में इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति सचमुच आदर का अधिकारी है तो उसके सामने दूसरों लोगों के मस्तक अपने आप झुक जाते हैं। उन्हें कहना नहीं पड़ता कि आप हमें नमन करें। ऐसे व्यक्ति को किसी से नमन या आदर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों, बल्कि उसे तो अपने आप आदर मिल जाता है। व्यक्ति के पास विनम्रता होनी चाहिए तो लोग उसको आदर तो देंगे ही। चलिए देखते हैं अगली पंक्तियाँ। परों में शक्ति हो तो नाप तो उपलब्ध नभ सारा, परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। बच्चों इन पंक्तियों में कवि बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जिनके पंखों में शक्ति होती है, जिनमें ताकत होती है, वे संपूर्ण आसमान को नाप लेते हैं। यानी यहाँ पर ये उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि जिनके पास साहस व वीरता होती है या जिनके हौसले बुलंद होते हैं वे असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि आसमान में जो विचरण करने वाला या उड़ने वाले जो पंछी हैं, पंछियों का काम तो होता है उड़ने, तो वे गगन में नित्य संचार करते रहते हैं। उन्हें उड़ने के लिए किसी से गगन मांगने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कवि का कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, अपने आप निर्माण हो जाती है।
तो हमें इन गज़ल की पंक्तियों से बच्चों अपने जीवन में सीख ज़रूर लेनी होगी। चलिए देखते हैं अगली पंक्तियाँ, वो इस तरह से है। जिसे मन प्राण से चाहा, जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। बच्चों इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जैसे व्यक्ति जिसे अपने मन और प्राण से भी अधिक चाहता है या प्यार करता है, भले उसका निमंत्रण ना आए या ना आए तो भी व्यक्ति उसके सपने में आ जाते हैं। व्यक्ति के नैनों में उसके ही सपने आने चाहिए, इस प्रकार की जिद नहीं करते हैं या उसके ही सपने देखने हैं, इस प्रकार की मांग भी नहीं करते नैन। अर्थात व्यक्ति जिसे दिल से चाहता है वो सपने में खुद ही आया करते हैं, उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है बच्चों। तो इन पंक्तियों में कवि का आशय यही है कि हमें किसी के नैनों को, हमारी आँखों को किसी के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, इसमें प्यार की आवश्यकता है। तो खुद ब खुद उसके सपने आ ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली पंक्तियाँ। जिन्होंने कर लिया स्वीकार, जिन्होंने कर लिया स्वीकार, पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से, अगन मांगा नहीं करते। बच्चों इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिन लोगों ने अपने आप को पश्चाताप की आग में जलना स्वीकार कर लिया है, उन्हें कैसे कोई रोक सकता है। ऐसे लोग पश्चाताप की अग्नि में अंदर से सुलगते रहते हैं, वे बाहर से अग्नि की मांग नहीं करते हैं। वे पश्चाताप की अग्नि से बढ़कर कोई दूसरी अग्नि नहीं हो सकती, उनके लिए कोई ऐसा पश्चाताप नहीं हो सकता, ऐसा वे मानते हैं, जो वाकई में अपने पश्चाताप की अग्नि में स्वीकार कर लेते हैं। तो बच्चों इन पंक्तियों में कवि इस तरह से कहते हैं। देखते हैं अगली पंक्तियाँ। जिसकी ऊंची उड़ान होती है, जिसकी ऊंची उड़ान होती है, उसको भारी थकान होती है। बोलता कम जो, बोलता कम जो, देखता ज़्यादा, आँख उसकी जुबान होती है। बच्चों इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिसकी उड़ान ऊंची होती है, यानी जिसके हौसले बुलंद होते हैं, उसको थकान भी बहुत आती है। अर्थात जो जितना अधिक परिश्रम करता है वो उतना अधिक थक भी जाता है। तो यहाँ पे कवि इन पंक्तियों में इस तरह से कहते हैं और अगली पंक्तियों में वो कहते हैं कि जो व्यक्ति कम बोलता है पर आंखों से अधिक देखता है, ऐसे व्यक्ति के लिए उसकी आंखें ही उसकी जुबान होती है बच्चों। वो अपने मन के सारे भाव जुबान की अपेक्षा आंखों से ही व्यक्त करना जानता है। तो यहाँ पर बच्चों उड़ान और आंखों के संबंध में स्पष्ट किया गया है। तो चलिए देखते हैं अगली पंक्तियाँ। बस हथेली ही हमारी हमको, बस हथेली ही हमारी हमको, धूप में साइबान होती है। एक बहरे को एक गूंगा दे, एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। बच्चों यहाँ पर साइबान शब्द आया है, उसका अर्थ होता है छाया देना या सहारा देना। तो बच्चों इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए, सेल्फ डिपेंड। उसे अपने जीवन में किसी पर कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति को ज़रूरत पड़ने पर उसकी हथेली उसके लिए धूप में छाया देने का कार्य करती है। ये एक एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पे बताया है, उदाहरण देते हुए। तो इन पंक्तियों में कवि इस तरह से स्वावलंबी होने के लिए कह रहा है। और अगली पंक्तियों में कवि कह रहा है कि जिंदगी में व्यक्ति को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे व्यक्ति का जीवन सफर जो है सुकून से कटता है। और जैसे कि यहाँ उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे कि एक बहरे व्यक्ति को एक गूंगे का साथ मिल जाए अगर तो क्या होगा बच्चों, सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी। इससे क्या होगा, दोनों की जिंदगी बड़े आराम से कटती है। तो इसलिए इन पंक्तियों में कवि एक दूसरे की सहायता करने के लिए कहते हैं। चलिए देखते हैं अगली पंक्तियाँ। तीर जाता है दूर तक उसका, तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है, खुशबू देती है, खुशबू देती है एक शायर की, जिंदगी धूप दान होती है।
बच्चों, इन पहली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास दूरदृष्टि होती है, दूर का जो देख पाता है, समझ पाता है, वही व्यक्ति जीवन में सफल भी होता है। जैसे कि उसी व्यक्ति का तीर दूर तक जाता है जिसके कानों तक कमान होती है। बच्चों, इन पंक्तियों में दूरदृष्टि के बारे में कवि यहाँ पर कह रहे हैं। और अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब धूप जो धूप होती है जब जलती है तब वो सभी को खुशबू देता है। धूप, आप जानते होंगे आपके घर में जो धूप जलती है वो जब जलती है तो खुशबू देती है। उसी तरह से यहाँ पे उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि शायर की जिंदगी भी धूपदान की तरह होती है। वो अपनी शायरी से लोगों के जीवन में खुशबू भर देता है। बच्चों, यहाँ पर पहली पंक्ति में दूरदृष्टि के बारे में कहा है और दूसरी पंक्ति में शायर की खुशबू प्रदान करने के बारे में कहा है कि किस तरह से वो लोगों के जीवन में खुशबू प्रदान करते हैं। बच्चों, देखा आपने किस तरह से कवि चंद्रसेन विराट जी ने हमारे जीवन में खुशबू भर दी है। हमें इन सारी पंक्तियों, इन सारे गज़लों से कुछ न कुछ अपने जीवन में उतारना ज़रूर होगा। इन पंक्तियों से हम अपने जीवन को और आगे ले जा सकते हैं। हमें सीख मिलती है हमेशा आगे बढ़ने की, अपने जीवन में सभी को खुशी देने का प्रयास करने की। और क्योंकि बच्चों, आखिर 4 दिन की ज़िंदगी होती है और उसी में स्वयं को खुश रखकर दूसरों के जीवन में खुशियाँ भर देनी होती है। तो इस गज़ल से आप लोगों को कुछ न कुछ सीख तो ज़रूर ही मिली होगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा छोटा सा प्रयास था जिससे आप प्रेरित हुए होंगे इस कविता से, उड़ान से, किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी में उड़ान भरनी है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।